वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं ऑफ यूपीएससी की डेट है 24 मंडे है। देख लेते हैं कौन से आर्टिकल हैं। आज 2-3 ही आर्टिकल हैं, ज़्यादा नहीं है। और जैसे सैटरडे का फ्राइडे सैटरडे के आर्टिकल्स बाकी थे। ऑल्दो फ्राइडे सैटरडे को 2 दिन में देखिए इतने ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं आए न्यूज़ पेपर में, लेकिन हम आज ठीक है, कमी है। तो यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल जो है ना, ये यमुना रिवर पे आपको काफ़ी लंबे टाइम से जो है यमुना पे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका था। और अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ और अपोजिशन के पार्टीज़ मिस्टर राहुल गांधी ने भी जो है इस पे एक वीडियो बनाई थी, है ना। तो यहाँ पे फिर अब जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनके द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। आपको पता है दिल्ली में जो यमुना रिवर है वो मेनली पल्ला करके एक एरिया है, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न दिल्ली में पड़ता है। तो उस एरिया से ही जो है यमुना एंटर करती है। एंटर करने के बाद, दिल्ली से एंटर करने के बाद ही इसका 75% जो वाटर क्वांटिटी है वो पोल्यूट होती है। दैट मीन्स दिल्ली में एंटर करने के बाद ही, यानी दिल्ली में जो सीवेज है, दिल्ली में जो भी इंडस्ट्री है, ठीक है, इसके अलावा जो भी गार्बेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा दिल्ली से ही पोल्यूट होता है यमुना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे स्पेशली 22 किलोमीटर से लेकर 1400 किलोमीटर फ्लो बिटवीन वज़ीराबाद से ओखला, है ना। वज़ीराबाद पड़ता है आपके नॉर्दर्न, जो मुखर्जी नगर एरिया पड़ता है। आप जानते हो कि नाम तो सुना ही होगा आपने मुखर्जी नगर, दिल्ली में, अगर आप नहीं भी गए हो तो वहाँ से उसी के आसपास पड़ता है वज़ीराबाद से ओखला। तो ये जो है नियरली 1400 किलोमीटर जो है ये रिवर फ्लो करती है। तो इसमें मेजरली बताया जा रहा है कि यमुना का 75 पोल्यूशन दिल्ली में एंटर करने के बाद ही होता है, ठीक है। और पोल्यूटेंट की बात करें तो इसमें 700 टाइम्स गुना ज़्यादा है जो पोल्यूशन है इसका। दैट मीन्स ये इतना बुरा वाटर है, इसका लेवल जो है कि आप नहा भी नहीं सकते हो इसको, ठीक है। देखिए यमुना रिवर का बहुत टाइम से बने रहना इशू में इसका बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो देखिए वहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली जो है ना आपका स्टेटस नहीं रखता, ये यूनियन टेरिटरी है। लेकिन यूनियन टेरिटरी वो यूनियन टेरिटरी है जिसके पास खुद की लेजिस्लेटिव है, स्टेट लेजिस्लेटिव जैसा होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि एलजी का भी रोल उतना ही हो जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, क्योंकि वो यूटी का स्टेटस की वजह से, ऊपर से स्टेट लेजिस्लेटिव की वजह से यहाँ पे लेफ्टिनेंट, और ऊपर से जो एग्जीक्यूटिव है। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खींचाखाची चलती रहती है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वो जो फिर जो उनके एड एंड एडवाइस में या उनसे कंसल्टेंट्स में काम करते हैं, है ना, क्योंकि अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो जब पार्टी दोनों ऑपोजिशन में अलग अलग होती है ना, सेंटर में अलग है और दिल्ली में अलग है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है पिछले 10 साल से जो गवर्नमेंट थी नहीं ध्यान दिया। खैर ये तो एलिगेशंस है, बाकी छोड़ो। इसके अलावा अगर आप पोल्यूशंस के लेवल की बात करोगे तो यहाँ पे 790 मिलियन गैलन्स ऑफ सीवेज एवरी डे है। यहाँ पे नियरली 700 से ज़्यादा mg यानी मिलियन गैलन सीवेज निकालने के लिए यहाँ पे जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी लगाए गए हैं। यहाँ पे अभी जैसे राइटर बता रहे हैं कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी बताया कि पिछले साल ना टोटल 37 में से जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, सीवेज एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, टोटल है दिल्ली में नियरली 37। उसमें से 21 तो ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट है जो बेसिक स्टैंडर्ड्स को भी नहीं मेजर करते हैं या बेसिक स्टैंडर्ड्स के भी नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 70% ऑफ पोल्यूशन तो इसीलिए भी है यहाँ पे क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है इनमें, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है वो सही तरीके से नहीं होता है यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे अब 2000 गवर्नमेंट की कांग्रेस की सरकार थी जिसमें शीला दीक्षित जी थी यहाँ पे सीएम, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि उस समय भी गवर्नमेंट ने नियरली, आप मान के चलो, नियरली 2500 करोड़ प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन फिर भी ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना उसको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना होता है। क्योंकि आप सोचिए ना 700 mgp से ज़्यादा पोल्यूटेंट है, सोचिए कितना ज़्यादा पॉइजनस डेंजरस है ये, है ना। तो यहाँ पे एक तो ये है, और मतलब वही बता रहे हैं कि 19 साल से इतना लंबा टाइम हो गया है। और अगर आप 30 साल से अगर आप देखोगे तो यमुना बेसिन्स की बिटवीन जो है वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट में भी जो है बातें चल रही हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी लंबा एक लॉन्गर हेड है ना, कि वाटर जो ड्रॉट एरिया है हरियाणा के, जो स्पेशली वेस्ट एरिया है, वहाँ रिवर को फ्लो कराने में। लेकिन वही बात है, गवर्नमेंट अलग अलग है, अपने बेनिफिट को देखती हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप मेंस के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में यमुना और यमुना की ट्रिब्यूटरी हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके थे, तो आप एक बार प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पे मेन एक आर्टिकल है, आपको पता है, मुद्दा तो मैं बता देती हूँ आपको, ऑल्दो हमने डिस्कस किया हुआ है कि अभी है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट,
ऑल्दो वो IAS ऑफिसर हैं, है ना, अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है उनका। तो यहाँ पे बात आ जाती है, एक्चुअली क्या है, पहले ना जैसे इस साल 2025 से पहले जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या फिर इसके अंडर में 2 और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें अपॉइंट करने के लिए ना प्रेसिडेंट को ना PM जो है वो रेकमेंड करते थे, वो लिस्ट रेकमेंड करते थे और उस हिसाब से प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट करते थे। लेकिन इस साल से क्या किया है ना गवर्नमेंट ने, यानी एग्जीक्यूटिव ने क्या किया है, सर्च अपॉइंटमेंट कमेटी, तो सर्च कमेटी होती है जो लिस्ट जारी करती है कि किन किन लोगों के, इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी करके एक कमेटी बनाई जिसमें PM थे, ठीक है, ऑपोजिशन लीडर, लोकसभा के ऑपोजिशन के लीडर थी, सबसे ज़्यादा जो बड़ी पार्टी है यानी कांग्रेस थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है CGI थे एक्चुअली, लेकिन CGI को रिप्लेस कर दिया था 2023 में बिल लाकर गवर्नमेंट ने। CGI की जगह किसको लिया, यूनियन मिनिस्टर को लिया, और इस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा अब इन तीनों के द्वारा अभी जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया। अब मुद्दा क्या है ना इसमें, सबसे पहला मुद्दा तो पता क्या है कि भाई अभी ना 2023 में जब गवर्नमेंट बिल लेके आई थी ना, किस चीज़ के लिए, कि जो कमेटी है सिलेक्शन कमेटी उसमें CGI के बजाय हम यूनियन मिनिस्टर को लेंगे। तो यहाँ पे ना पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और इसका फाइनल जो है ना अभी वर्डिक्ट इस 18 फरवरी को आना था, सुनवाई होनी थी, फिर 19 तक, क्योंकि असल जो पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ना वो रिटायर हो रहे थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक दिन बाद हम करेंगे इस चीज़ पे जो पूरी वारदात होगी। तो यहाँ पर रातों रात में 19 फेब के रातों रात में गवर्नमेंट ने क्या किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर घोषित कर दिया, जबकि केस सुप्रीम कोर्ट में है कि जो कमेटी है CGI को रिप्लेस करके जो कमेटी यूनियन मिनिस्टर के साथ PM और ऑपोजिशन के लीडर हैं, क्या वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज़ का इसका फाइनल सोल्यूशन ही नहीं आया। उससे पहले ही गवर्नमेंट ने रातों रात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस कर दिया। तो यही मुद्दा जो है यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में है, जो इस चीज़ के बारे में SY कुरैशी जी बात कर रहे हैं, जो कि खुद फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर के हेड रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि देखिए हम इतने बड़े डेमोक्रेटिक नेशन है, जो हमारा प्राइड है, स्पेशली इलेक्शन कमिश्नर बहुत बड़ा प्राइड है, बहुत बड़ी पोस्ट है, ओहदा है, पूरे इतने बड़े 140 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराने का काम इलेक्शन कमिश्नर करता है। तो यहाँ पे इसी पे क्वेश्चन मार्क लगा है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी जो है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यही पूरी आप पढ़ोगे, ये पूरा जो मुद्दा मैंने बताया था कि यहाँ पे केस सबसे पहले 2023 में अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उठाया गया था कि जो एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास 324 के आर्टिकल क्लॉज 2 में, कि पार्लियामेंट जो है अपॉइंट कर सकती है इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए। लेकिन अभी तक तो क्या है, देखिए हमारे पास ना कोई भी लॉ नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं बताया कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किस प्रोसीजर से करना है। तो यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट के पास केस जब इससे पहले 2015 में ADR के द्वारा भी लेके गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये पार्लियामेंट को हम पावर दे देते हैं, पार्लियामेंट रूल्स बना लेगी कि इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट करना है। तो अभी 2023 में वो सेलेक्ट कमेटी बनाई थी जिसमें PM थे, है ना, लोकसभा के ऑपोजिशन के लीडर थे, और CGI होना था, पहले CGI ही इन्होंने अनाउंस किया, फिर CGI को कैंसिल करके इन्होंने कहा यूनियन मिनिस्टर होंगे। तो इस चीज़ पे वापस ADR के द्वारा इसे चैलेंज किया गया 2024 में। तो यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट आने से पहले ही गवर्नमेंट ने वापस जल्दबाजी में क्या किया कि भैया न्यू इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस कर दिया, ठीक है। तो यही सेम मुद्दा है, ये पूरी, ठीक है, मैंने बहुत आपको क्रिस्प में बता दिया। तो राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए इससे क्या हो रहा है ना, फ्लॉज ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, कि 18 तारीख को 19 को सुना है, लेकिन इससे चीज़ है कि जो हमारा करंट अपॉइंटमेंट है वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा, नो डाउट। देखिए यहाँ पे राइटर एक चीज़ और बोल रहे हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेलेक्ट हुए हैं, तो जो ज्ञानेश कुमार है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना ज्ञानेश मिस्टर, वो उनकी कैपेबिलिटी में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि ही इज़ अ वंडरफुल IAS ऑफिसर, ठीक है, और इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है सिलेक्शन कमेटी में, कि सिलेक्शन कमेटी का अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे सही ठहराई नहीं गई है। इससे पहले ही गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का ओवर पावर लेना अंडर आर्टिकल 2 क्लॉज 2 के तहत, ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच करती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लॉयड बताया जा रहा है सिस्टम को। लेकिन यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि बाकी अगर नेशन में देखोगे ना, तो अलग अलग बाइटिशियन अपॉइंटमेंट है कि दो किस अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पे कंपेयर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल US का बताया कि कमिश्नर
बाय द प्रेसिडेंट विद एडवाइस ऑफ सेनेट यानी जैसे हमारा लोकसभा होता है वैसे ही वहाँ सेनेट होता है. इन साउथ अफ्रीका दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रूम रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल असेंबली. ब्राज़ील में भी दे आर अपॉइंटेड बाय द फेडरल सुप्रीम कोर्ट. यूके में द अपॉइंटेड मेड बाय द स्पीकर कमिटी ऑन द इलेक्ट्रल कमीशन विद क्रॉस पार्टी मेंबरशिप. फ्रांस में द अपॉइंटमेंट इज डन जॉइंटली बाय द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी. नेपाल में भी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट जो होता है ना, चीफ इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन फॉलोड बाय द पार्लियामेंट्री हियरिंग्स. ठीक है, तो ये अलग अलग नेशंस के साथ कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए इलेक्शन कमिश्नर को रियल और विजिबल के अकॉर्डिंग काम करना है. तो यहाँ के अपॉइंटमेंट्स जो भी हैं वो भी फ्रेमवर्क्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जुडिशियल रिव्यू में होना चाहिए. ठीक है, तो ये इम्ब्रेस करना है हमें. तो ये चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा राइटर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं. बाकी ओवरऑल आर्टिकल आई थिंक आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा. तो आप बेसिक एक बार इलेक्शन कमिश्नर्स के देख लीजिएगा. यहाँ पे देखिए आर्टिकल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट क्लेम कर रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है एक ब्रेक थ्रू होगा. जिस तरीके से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आएगी वैसे ही क्वांटम कंप्यूटिंग भी जो है जो इसके जो बाइट्स होते हैं, आपको पता है 0 से 1 की लैंग्वेज होती है इसकी. तो जो बाइट्स है उसका जो प्रोसीजर्स है वो काफ़ी अच्छा जो है स्पीड एग्जिस्ट करके आएगा ये. ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं है प्री के हिसाब से. यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए ये है कि पुणे में ना, पुणे के द्वारा जो पुणे में है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन वायरोलॉजी एंड एड्स रिसर्च ने, ठीक है, है मिज़ोरम यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भी. मिज़ोरम यूनिवर्सिटी में एक्चुअली आपको बता दें कि मिज़ोरम और मणिपुर स्टेट्स में ना आपको नॉर्मली बहुत ज़्यादा एड्स या जो इन्फेक्शंस वाली डिजीज़ है वो मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ना ड्रग्स का बहुत ज़्यादा सप्लाई रहता है. ये बहुत बड़ा एक इशू भी है. तो यहाँ पे मिज़ोरम में भी काफ़ी ज़्यादा HIV के पेशेंट्स मिल जाते हैं. तो यहाँ पे इन्हें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पुणे के इंस्टीट्यूट के द्वारा सेल्फ टेस्टिंग किट जो है लॉन्च किया गया है. तो ये बहुत ही एक बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है सेल्फ को ये देखने का कि जो टेस्ट है यंग पीपल हैं कि वो HIV सेल्फ टेस्टिंग कर सके ताकि वो खुद को बचा सकें एड्स. HIV से ही जो है जब बढ़ जाता है तो ये एड्स में कन्वर्ट हो जाता है. HIV इज़ अ इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस और HIV अटैक द बॉडी इम्यून सिस्टम इफ़ लेफ्टेड अनट्रीटेड. अगर HIV को सही तरीके से क्योर नहीं किया, क्योंकि ये वायरस है ना, तो ये एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये डेडली डिजीज़ है एड्स, तो है ना. तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा काम किया है. और यहाँ पे एस्टिमेशन है कि मिज़ोरम में नियरली, अगर आप ओवरऑल इंडिया में बात करोगे तो 25 लाख के आसपास लोग HIV के साथ जी रहे हैं. मिज़ोरम इनमें से हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा, और एडल्ट पॉपुलेशन है. इसका रीज़न पता है क्या है? हर बार जो HIV होती है ना वो सेक्सुअली नहीं होती. यहाँ पे बहुत मेजॉरिटी ऑफ केसेस नॉर्थ ईस्टर्न में ड्रग्स की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यंगस्टर्स भी इंजेक्शंस वाले ड्रग्स लेते हैं. तो इंजेक्शंस जब आपका शेयर होता है ना, तो एक का ब्लड जो है वो दूसरे में गया, है ना, ब्लड का ही तो है मेन सारा गेम. तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक इशू है. और बस यही आर्टिकल है पूरा. ओवरऑल प्री में आ सकता है, मेंस में तो आप लिख ही लोगे इसका. ठीक है, यहाँ पे मेन चीज़ है, देखिए ये आर्टिकल बहुत भी पहले भी कवर किया है हमने कि जो ग्लेशियर्स हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है मेल्ट हो रहे हैं और 2 सेंटीमीटर सी लेवल राइज हो गया. तो यहाँ पे 2 रीज़न मेनली बताएं. एक तो ग्लोबल वार्मिंग का बताया, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स मेल्ट होने की जो रफ्तार है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. दूसरी बात इन्होंने बोला है कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर, क्योंकि देखिए वाटर और लैंड में जो आपका थर्मल एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर का, आपको बताया कि वाटर देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, लेकिन जो लैंड है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है. ठीक है, तो ये थर्मल एक्सपांशन जब बहुत ज़्यादा ट्रैप रहता है हीट, तो यहाँ पे यानी जो आपका अर्थ है, यानी जो अर्थ है आपको पता है हीट बजट होता है जितना आपका इन आना है ना, टेम्परेचर का शॉर्ट वेव्स में इंसुलेशन का उतना ही आपको निकालना होता है, मतलब अर्थ को निकालना होता है, तभी वो इक्वल हो जाता है बजट, है ना. लेकिन वो चीज़ जब ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस गैस की वजह से, तो क्या होता है, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है. दैट मीन्स पूरा थर्मल एक्सपांशन है ना वो गड़बड़ा जाता है. तो इस वजह से जो है सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो रहे हैं. तो ये 2 रीजंस बताए हैं. यहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि देखिए सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि 2024 में जर्नल जो रिसर्च पेपर है उसमें बताया गया हमारे पूरे ग्लोबल में ना कम से कम 29% लोग ऐसे रहते हैं जो सी है ना, सी शोर से 10 किलोमीटर के आसपास रहते हैं. नियरली 10 से 50 किलोमीटर ले लो, 29%. तो सोचिए जैसे जैसे सी राइज लेवल बढ़ेगा ना, तो ये लोगों को फ्लड, है ना, फ्लड, टाइडल, सुनामी, ये सारी जो इश्यूज़ हैं ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली फेस करना पड़ेगा. 29 ह्यूज ग्लोबली, है ना, बहुत सारे आइलैंड्स तो अभी से ही डूब रहे हैं. तो ये आज का आर्टिकल था. ठीक है, बाकी पुराने एक बार देख लेते हैं.
देखिए यहाँ पे पर्ल्स एंड प्रायोरिटी के बारे में बताया गया है। एक्चुअली यहाँ पे ना आपको पता है इस बार बजट में ना 6 ईयर मिशन जो है अनाउंस किया था हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हमें आत्मनिर्भर होना है दाल के मामले में, बैगन, उड़द और मसूर दाल में, है ना। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए अब हमें ना फरवरी के बाद से जो भी इंपोर्ट करते हैं उसे फ्री इंपोर्ट्स से हमें स्टॉप करना चाहिए। अभी क्या है, जो भी हम दालें जो ले रहे हैं ना, ब्लैक ग्राम या रेड लेंटिल वाली जो भी हैं, उसमें हमने जो टैक्स है, जो टैरिफ है, वो फ्री कर रखा है। अब इसको यहाँ पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं ताकि हम आत्मनिर्भर कर सकें, और आत्मनिर्भर के लिए पहले आपको अपने फार्मर्स को इसके प्रोडक्शंस को बढ़ाना होगा, और ये प्रोडक्शन जैसे जैसे एमएसपी को आपको बढ़ाना होगा, और आप जो इंपोर्ट करते हैं उसको टैक्स बढ़ाना होगा ताकि यहाँ लोकल वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो राइटर बता रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है आपके 2 स्टेट है, महाराष्ट्र का। ऑल्दो पिछले साल जो है ड्रॉट की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शंस को जो है लो, ठीक है, लेकिन अब इनका मेन मोटिव है कि हमें जो है सेल्फ रिलायंस होना है, सेल्फ सफिशिएंट होना है, स्पेशली जो चना है, मूंग है, मटर है, इन में। ऑल्दो यहाँ पे एक इशू कि देखिए जो अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, इनके द्वारा एमएसपी जो है प्रोक्योरमेंट में काफ़ी कम ही दिया जाता है मूंग और चने को। इस चीज़ को और बढ़ाना है। अभी टेन्योर जो है, टाइम पीरियड चने की खेती या मूंग की खेती करने में कम से कम 160 से 180 दिन लगते हैं। इसको रिड्यूस करना है ताकि कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप हो और दो बार, कम से कम 2 से 3 बार फसल निकाली जा सके फार्मर्स के द्वारा। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि हमें समझना होगा जो हमारी दालें हैं वो लेस वाटर गैजलिंग है, राइस से ज़्यादा, शुगर कैन और वीट से ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं इन जैसे दालों में जो कि सॉइल के फर्टाइल को बहुत बढ़ाती है, नाइट्रेट करती हैं ये, है ना। तो के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है अगर हम पल्सेस के क्रॉप को फोकस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल है मिसिंग ग्रोथ स्ट्रैटेजी। देखिए एक्चुअली यहाँ पे ना पर कैपिटा इनकम के बारे में है, ये प्री मेंटेड तो नहीं है, ठीक है, मेंस ओरिएंटेड है, उसमें भी थोड़ा सा ही डेटा है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें राइटर बता रहे हैं कि देखिए जब 2007 से आज से 25 साल पहले देखोगे ना, तो इंडिया ना कैपिटा इनकम था वो $2000 से डॉलर के आसपास ही था। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। आज साल बाद भी अगर आप देखोगे ना तो उस समय ये लोअर था, लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में एंटर करने वाला था, लेकिन 28 साल बाद भी ये लोअर मिडिल क्लास में ही है। ठीक है, इसकी इनकम ना पर कैपिटा इनकम जो है हर एक व्यक्ति की $1000 से भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट है कि आईएमएफ ने बताया कि इंडिया की जो इनकम होगी ना पर कैपिटा से मतलब है कि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पर कैपिटा बोला है कि डॉलर 2029 में जाके होगी, है ना, तब जाके ये लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तो इतना लंबा टाइम, क्योंकि 2007 में ही आप ऑलरेडी इस कैटेगरी में थे लोअर मिडिल क्लास, आज 28 साल बाद भी आप लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में तक पहुँचे नहीं, मिडिल में अटके हुए हो। दैट मीन्स आप ग्रोथ देख में है पर कैपिटा इनकम का हमारे इंडिया में। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ कंसर्न रेज कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ राइटर बता रहे हैं कि लेकिन है ना, अगर आप इंडिया में सदर्न स्टेट्स की बात करोगे, जैसे कर्नाटका है, कुछ स्टेट नॉर्थ में हरियाणा है, इनका पर कैपिटा काफ़ी अच्छा है। कर्नाटका $4500 है। इनमें से सबसे पहला स्टेट तेलंगाना है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है सदर्न इंडिया में, 4306, और हरियाणा तमिलनाडु का 3500 है ना, और सबसे इनमें से भी हाईएस्ट अगर यूटी में देखोगे तो 5500 एवरेज इनकम है दिल्ली की, ये सबसे ज़्यादा अपर मिडिल इनकम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इंडिया अगर ड्रीम करे हमें कम से कम $10,000 क्रॉस करना है, तो ये बहुत एक लंबा टाइम होगा जिसमें इंडिया स्पेशल वेस्टर्न स्टेट्स की बात करोगे, ये पॉसिबल है ये स्टेट्स पहुंच जाए, लेकिन बाकी स्टेट्स को पहुंचना बहुत टाइम लगेगा। इवन चाइना में भी ये ग्रोथ जो है इसको अचीव करने में काफ़ी लंबा टाइम लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए ऑल्दो हमारे स्टेट्स की तरफ से ना जो लो कॉस्ट स्किलिंग है वहाँ से हाई स्किल की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर, आईटी सर्विस, चिप, पीएलआई, इन पे हम फोकस कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर्स में कम करके डेयरी, पोल्ट्री वगैरह में हम जो है फोकस कर रहे हैं स्किल से लेबर अक्रॉस, है ना। तो धीरे धीरे हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन टाइम ज़रूर लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और तो राइटर कह रहे हैं कि ये कब तक होगा, क्या कंस्ट्रेंट रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल आज भी बहुत ज़्यादा लो कैटेगरी में लाइक बिहार है, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम यहाँ पे 750 है। सिर्फ सोचिए, कहाँ ये 4000 4500 है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $750 है।
1780 है, वेस्ट बंगाल में 1861 है, उड़ीसा में 1970 है। ये स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो अभी सदर्न इंडिया के आसपास भी नहीं है ना, जो उनके तो यहाँ पे बूस्ट करने की ज़रूरत है। दो अलग अलग लेवल पे मिल रहा है। तो यही चीज़ इसमें ओवरऑल बताया कि हमें क्या करना चाहिए, कितना फ्लो करें इसको, किस तरह से हम इकोनॉमी को पॉसिबिलिटीज़ में लेके आएँ कि इकोनॉमी जो है और वेल्दी हो यूनियन की तरफ से, क्या क्या पॉलिसी करनी चाहिए। तो हमारी ऑल दो इंडिया की एवरेज है ना 6% की तो ग्रोथ रही है, लेकिन अगर आप इनकम की बात करोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है। स्पेशली अगर आप पेंडेमिक के बाद बात करोगे, ग्लोबल फाइनेंशियल 2008 का एक ग्लोबल फाइनेंशियल के बाद 2020 का पेंडेमिक ने इस चीज़ को और बढ़ा दिया है, इस गैप को। ठीक है, तो यहाँ पे और हमें काम करने की ज़रूरत है इकोनॉमिक के पॉलिसीज़ पे। ठीक, तो ये ओवरऑल ये आर्टिकल है। यहाँ पे एक आर्टिकल ये है कि देखिए अभी ना डोनाल्ड ट्रंप जी ने, अभी आपको पता है यूक्रेन और इनके सब की मीटिंग हुई थी रशिया के साथ, है ना। तो ये 3 साल बाद अब एक बहुत अच्छा स्टेप्स उन्होंने उठाया है। तो उसमें इन्होंने बोला था कि भैया यूक्रेन के ऊपर ऑल्दो इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि यूक्रेन ने ना हमारे प्रोमिस को जो है तोड़ा है, क्योंकि यूक्रेन के साथ इन्होंने कहा कि हम ये जो लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन की, हम इसको बंद करवा देंगे, लेकिन आपको जो है आपके कुछ मिनरल्स हैं वो हमें देना होगा। तो यूक्रेन ने मना कर दिया। तो यूक्रेन के पास ना लिथियम, कोबाल्ट, टाइटेनियम, ग्रेफाइट, कुछ ऐसे रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं जिसका वर्थ 11 ट्रिलियन है। तो आज देखिए आप रेयर मिनरल अर्थ का यूज़ ना, स्पेशली जो आपके चिप मैन्युफैक्चरिंग है, जीपीयू मैन्युफैक्चरिंग है जो एआई में यूज़ होगा, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी यूज़ होती है उनमें ये सारे मिनरल्स यूज़ होते हैं। सोचो यूक्रेन के पास इसका 11 ट्रिलियन स्टोरेज है, इतना वर्थ है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस से चाह रहा है इससे लेने के लिए, लेकिन यूक्रेन ने मना कर दिया। तो यहाँ पे ये कुछ लिस्ट हैं, जैसे बेरिलियम है, ग्रेफाइट है, लिथियम है ना, आयरन है, मैग्नीशियम, ये एक बार लिस्ट आप देख लेना। और आपको मैंने एक रेयर मिनरल्स की लिस्ट भी आपको दी थी टेलीग्राम पे, आप में से जो भी नहीं है टेलीग्राम पे प्लीज़ जुड़ जाइएगा, PRIUPSC डाल के आप डालिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, नहीं तो कम्युनिटी वाले पोस्ट पे है उस पर। ठीक है, तो ये है। और इधर देखिए आर्टिकल, एक आर्टिकल है मिस्टर इनका नाम क्या है, अमृतपाल सिंह। ठीक है, ये पता है MP थे, MP से इलेक्ट हुए थे हरियाणा से, पंजाब हरियाणा से। एक्चुअली क्या है ये है ना, जब से इलेक्शन हुआ है उसके बाद से इन्होंने एक ही दफ़ा ये 2023 में जो है आए थे। उसके बाद इनके ऊपर आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी का चार्ज लगा हुआ, ये अरेस्ट हुए थे असम से, है ना। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 101 क्लॉज 4 के तहत जो ये MP हैं पंजाब के एक कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये इन्हें क्या होता है, ये MP हैं। अगर बाई चांस मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव में MP है तो अब पार्लियामेंट में भी आना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट में जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, इन्हें अगर नहीं आना तो इन्हें इन्फॉर्म करना होता है फर्दर, है ना। ये छुट्टी ले सकते हैं लेकिन इन्फॉर्म करके ले सकते हैं। तो एक्चुअली क्या अभी पिछले इतने टाइम से जो है इनकी सिटिंग देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2% ही रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 101 क्लॉज 4 के बीच में बताया है कि कम से कम 60 दिन जो है, कम से कम 60 दिन एक MP को पार्लियामेंट में सिटिंग में बैठना ही होगा, जो भी डिस्कशन होता है। इससे कम होने पे उनकी कार्रवाई होगी या फिर उनका जो सीट है वो वैकेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है इस पे, इस पूरे आर्टिकल में। ठीक, तो यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे रेमिशन विदाउट एप्लीकेशन है। देखिए रेमिशन का क्या है, क्या होता है कि जैसे ना मान लीजिए देखिए रेमिशन में क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि जेल जो है उनकी सीट्स बहुत ज़्यादा है, जितने प्रिजन्स होने चाहिए उतना ओवर है। जैसे यहाँ पे नंबर दे रखा है कि हमारे पास कैपेसिटी सिर्फ 4,36,000 की है, लेकिन हमारे पास 5,73,000 कहती हैं यहाँ पे। तो कई बार क्या होता है सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती है, और जिनके कई बार क्या होता है कि बहुत सारे केसेस एविडेंस ना होने की वजह से, प्रूव ना होने की वजह से वो सिर्फ ट्रायल ही चल रहे हैं पिछले 20 साल से, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कई बार सुप्रीम कोर्ट पर्टिकुलर सुओ मोटो लेकर ऐसे लोगों को निकाल देती है कि हो गया 20 साल 30 साल हो गए, आपके केस प्रूव नहीं हुआ, लेकिन आप 20 साल से जेल में ही हो। तो पहले ना रेमिशन जो है नहीं होता था, लेकिन अब जो है रेमिशन हो सकता है विदाउट एप्लीकेशंस के। पहले एप्लीकेशन ऐसा होता था कि पहले आपको एप्लीकेशन देना है, प्रोसीजर्स का वेट करना होता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन है ना ये चीज़ एक्सेप्शनल है, ऐसा नहीं है कि पता चले किसी ने मर्डर किया है, क्रिमिनल है या रेपिस्ट है और आप उसको रेमिशन दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे केसेस के बारे में है यहाँ पे। और भारतीय न्याय संहिता सेक्शंस 433A के तहत जो है, जो CRPC में था 475 सेक्शंस के तहत जो है ये दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी ने 14 साल की सज़ा काट ली है और उसका रिकॉर्ड अगर सही है तो उसे बरी भी कर दिया जाएगा।
ठीक है। लेकिन ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट के पास, जो क्षमा करने का एक आर्टिकल होता है ना, पार्डन का 72 और गवर्नर के पास 161, उससे ये अलग है। रेमिशन अलग है और प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास जो रेमिटेंस है वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं, आप एक बार इसका रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल जो है इलाहाबाद वाला केस है, तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेल के ऊपर है बस। ठीक है, तो ये ओवरऑल आज का आर्टिकल था। थैंक यू।